जब भी हम जमींदार शब्द सुनते हैं तो हमें कोई पुरानी फिल्म याद आती है जहां किसी गरीब किसान की जमीन हड़पी जा रही होगी, जिसने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया और चुका नहीं पाया। मगर जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैं उन्हें जमींदार प्रोटेस्ट क्यों कह रहा हूँ। जो करंट फार्मर प्रोटेस्ट है वो कोई पूरे देश के किसान नहीं बल्कि केवल एक स्टेट पंजाब के लोग कर रहे हैं। अगर आप एवरेज साइज ऑफ फार्म लैंड इन इंडिया चेक करें तो पंजाब वन ऑफ द टॉप में से है और डिफरेंस कोई छोटा नहीं है। जहां देश के एवरेज से पंजाब 3 गुना प्लस है, तो वहीं बिहार जैसे प्रदेश से कंपेयर करने पे ये डिफरेंस और भी ज़्यादा है। जब जमींदारी अबॉलिश हुई और इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, उस समय इंडिया एक फूड स्कार्स देश था। हमें अनाज के लिए दूसरे देशों के फूड एड पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। इसलिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उसकी भी वजह थी, क्योंकि जहां एक तरफ खाने की कमी थी तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से वॉर चल रही थी। मगर उसके कुछ ही साल बाद सब बदलने वाला था। भारत में लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और भारत में भी शुरुआत पंजाब से, क्योंकि कई नदियों का प्रदेश होने की वजह से पंजाब वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड है। उस समय भारत एक क्लोज इकोनॉमी थी और ज़्यादातर देश की जीडीपी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत के बाद 2 दशक के अंदर ही पंजाब इस देश का वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम वाला प्रदेश बन के उभरा। और जब लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने दूसरों की ज़मीनें खरीदनी शुरू की। आज पंजाब में अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स मोर देन 80% ऑफ द लैंड। और अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं जमींदार प्रोटेस्ट क्यों कह रहा हूँ। 2020 जब दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब पंजाब में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां लोअर कास्ट के लोग डिमांड कर रहे थे कि उनको ज़मीन दी जाए, क्योंकि पंजाब में 1972 में लॉ आया था लैंड सीलिंग एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग आप केवल एक लिमिट तक फार्म लैंड ओन कर सकते हैं। मगर आपने बेनामी का नाम तो सुना ही होगा। और जो ये प्रोटेस्ट पंजाब में हुए उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो गाड़ियों के काफिले पर खड़े होकर नहीं चिल्ला रहे थे। यह इस देश की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जहां उनकी पहले सुनी जाती है जो सबसे ज़्यादा जोर से चिल्ला रहे हों, और वो चाहे कोई दुकान पे हो या फार्मर प्रोटेस्ट जैसा इशू, जहां इस देश के सबसे अमीर किसान अपने फ़ायदे के लिए बाकी और देश के छोटे किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। आपको बाकी देश के किसान छोटे छोटे खेतों में खुद अपने परिवार के साथ काम करते मिलेंगे, तो ही पंजाब के सो कॉल्ड किसानों के खेतों में लेबरर्स मिलेंगे। 2020 वाले प्रोटेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन जो अपने पैजामे में नाड़े की जगह बेल्ट लगा के चलते हैं, और नाम राकेश टिकैत है। राकेश की नेटवर्थ जो ऑन पेपर दिखाई देती है वो है अराउंड 80 करोड़। अब ये जो पैसे हैं वो केवल किसानी से नहीं आए हैं, ये और भी बिजनेसेस करते हैं, मगर जो फार्म इनकम होती है वो टैक्स फ्री है। तो यहाँ आप 2+2 करके समझ सकते हैं। और जो ये सो कॉल्ड किसान हैं उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी फ़ायदा होता है। लार्ज स्केल पर फार्मिंग करने की वजह से इनको फर्टिलाइज़र, बीज या और जो दूसरे सामान हैं उस पर बेटर प्राइस मिलती है। वहीं जो छोटे किसान हैं उनकी कॉस्ट तो हाई है ही। उनका छोटा खेत होने की वजह से वो बुवाई और कटाई बहुत ही कम समय में कर लेते हैं, और फिर वो बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि जो छोटे किसान हैं वो अपनी पैदावार बड़े किसान को बेच देते हैं, क्योंकि मंडी तक ले जाना भी एक कॉस्ट होती है। और जो बड़ा किसान है, अगर वो सही आदमी हुआ तो जब भी जिस रेट पर वो अपनी फसल बेचेगा वो उसी रेट पर किसान को भी पैसे देगा। मगर अगर चोर हुआ तो जो करंट मार्केट रेट है उसी पर अनाज लेगा। और ये यूजली तब होता है जब किसान ने किसी थर्ड पार्टी से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया हो। जब फार्म बिल्स लाए गए थे
उसमें एक लॉ बड़ी कंपनियों के साथ काम करने को लेके था। तब इनका कहना था कि वो बड़ी कंपनियां हैं और अगर कुछ हो गया तो हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे। मगर यही लोग कुछ सरकारी कर्मचारियों और पॉलिटिकल जुगाड़ के जरिए सरकार को खराब क्वालिटी का अनाज एमएसपी पर बेचकर सरकार को या कहें इस देश के टैक्स पेयर को चूना लगाते हैं। और ये यही नहीं रुकते, जो मजदूर इनके खेतों पर काम करते हैं उनका भी पैसा हड़पने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद भारत एक फूड स्कार्स देश था, मगर ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ ही दशकों बाद भारत अब एक फूड सरप्लस देश बन गया है। और उसके साथ ही देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ने की वजह से जो खेत थे वो छोटे होते गए और कॉस्ट बढ़ती गई। फार्मिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़रूरत है और जो 3 फार्म बिल्स लाए गए वो परफेक्ट नहीं थे, मगर दे वर ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मगर फिर कुछ सो कॉल्ड किसानों के चलते वो बिल वापस ले लिए गए। बजाय उन लॉस को वापस लेने को वो ये डिमांड करते कि हमें बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर वेदर डाटा और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां कोई भी देख सके कि इस देश ही नहीं बाकी दुनिया में भी लोग क्या उगा रहे हैं और किस प्रोड्यूस की डिमांड है। और उसी का अगला स्टेप होता कि किसी तरीके से सरकार से वो ओवरसीज मार्केट ओपन कराए जाएं जहां इस देश के किसानों को ज़्यादा फायदा हो। और एक सिस्टम ऐसा भी बनाया जाए जहां जो प्रोड्यूस इस देश में हो रहा है उसको खूब बाहर एडवर्टाइज किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर ऑलिव ऑयल के जैसे यूरोपियंस ने इस तेल का दुनिया भर में ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया है जैसे ये तेल नहीं अमृत हो। भारत जैसे देश में जहां पता नहीं कितने तरीके के तेल निकलते हैं वहां ऑलिव ऑयल इंपोर्ट हो रहा है और इसका फ्री में एडवर्टाइजमेंट इसी देश के कुछ बावर्ची इन्फ्लुएंसर करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे साइंस के हिसाब से ये कितना जादुई तेल है। इन बकलोलों को लगता है कि जो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे हो रही है केवल वही एडवर्टाइजमेंट है। ओवरसीज मार्केट में ऑलिव ऑयल की डिमांड अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और नकली ऑलिव ऑयल भी अब एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। यूरोपियंस ने केवल ऑलिव ऑयल के साथ ही नहीं अपने कई और फार्म प्रोडक्ट के साथ यही किया है और ये यही नहीं रुकते, ये अपना सामान बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ साल पहले न्यूज़ आ रही थी कि नारियल तेल जहर है या मस्टर्ड ऑयल जो आज तक बैंड है। कुछ समय से गवर्नमेंट कई फार्म प्रोड्यूस को जीआई टैग दे रही है और इसी का अगला स्टेप होता कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स मिलके कई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते जो केवल उसी रीजन में हो सकता है जैसे यूरोपियंस करते हैं। मगर ये सब अभी के लिए केवल एक आइडिया है और अगर चीज़ें राकेश जैसे चवन्नी छाप लोगों के हाथ में रहीं तो फिर ये सब एक आइडिया ही रहेगा। आज जिस टाइप की किसानी पंजाब और हरियाणा के लोग कर रहे हैं उसकी वजह से वहाँ की ज़मीन धीरे धीरे रेगिस्तान बनती जा रही है और ये ज़मीन पर जुल्म यहीं नहीं ख़त्म होता। केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से आज पंजाब कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ध्यान दें, ये जो केमिकल्स हैं मजदूर डालते हैं खेतों में। अभी न्यूज़ चल रही है कि MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में कैंसर कॉजिंग केमिकल पाए जाने की वजह से बैन किए गए हैं। और याद रखें कि ये प्रोडक्ट हम लोग भी यूज़ करते हैं। दुनिया में कई केमिकल्स बैंड हैं, मगर इस देश में फल, सब्जी या और जो प्रोड्यूस हैं उन पर हद से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है। और अगेन ये सारे केमिकल्स बाद में इस देश के लोगों के प्लेट पर भी पहुंचते हैं। ये जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो सबसे ज़्यादा वो सामान प्रोड्यूस करते हैं जो सरकार लेना भी नहीं चाहती और वही फसल काटने के बाद जो परेली निकलती है उसे बड़ी बेशर्मी के साथ ये आग लगा के पूरे उत्तर भारत का दम घोंटते हैं। परेली बाकी देश के किसानों के खेत से भी निकलती है, मगर छोटा खेत होने की वजह से परेली कम होती है और उसका इस्तेमाल कई चीज़ों में हो जाता है। वहीं जो बड़ी ज़मीन वाले हैं वो शॉर्टकट निकालते हैं। बट अगेन फार्मिंग में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मगर जो और जिस तरीके से ये लोग मांग रहे हैं ऐसे नहीं।
ये अभी एक छोटे बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं और आम लोगों ने इन्हें बहुत पैम्पर कर दिया है। मगर अब हमें इन्हें रिमाइंड कराना होगा कि फार्मिंग भी एक बिजनेस है और हर बिजनेस में टाइम के साथ इनोवेट करना होता है। हम आम लोगों को इन्हें बताना होगा कि आप स्पेशल नहीं हो। अब आखिरी में बात उन लोगों के लिए जो अपने लाखों के स्टूडियो से जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो वीडियो बनाए, हाय बेचारे किसान। तो आप लोगों को अगर बहुत किसानों की चिंता है तो आप लोग पहले अपनी एसी हमेशा के लिए बंद करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और केवल बेसिक नेसेसिटीज़ पर ही खर्चा करें, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। कभी इतनी गर्मी की फसल जल जा रही है तो कभी इतनी बारिश की फसल सड़ जा रही है। और बाकी के लोग जो एक्चुअली हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि पैकेट वाला सामान अवॉइड करें, हमेशा लोकल खरीदें, बजाय 20 रुपए की हवा खरीदने के 20 रुपए का समोसा खा लें। धन्यवाद। बाय द वे, 2020 में जिसको फार्म प्रोटेस्ट का नाम दिया गया वो एक्चुअली कुछ और था। ब्रिटेन, कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के खालिस्तानी कई साल से तैयारी कर रहे थे कि 2020 में खालिस्तान पर रेफरेंडम कराएंगे, मगर फिर कोविड आ गया और पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। लेकिन फिर इन्हें फार्मर प्रोटेस्ट का बहाना मिल गया और वो आप इन लोगों की डिमांड और इन लोगों ने जो किया उससे समझ सकते हैं।